दोस्तों, अगर आपको भी ऐसा लगता है कि गरीबों के मोर्चे पर मोदी सरकार विफल रही है तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। रक्षा मंत्री के ट्वीट में चीन का नाम नहीं होने पर भड़के राहुल, पूछे 5 सवाल। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख की गलवान घाटी में चीनी सेना से हुई हिंसक झड़प में हमारे 20 जवान शहीद हो गए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को इस घटना पर ट्वीट कर अपनी संवेदना जताई। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इस ट्वीट में चीन का नाम होने पर कड़ी आपत्ति जताई और उनसे सोशल मीडिया मंच पर ही कई सवाल भी पूछे। राहुल गांधी ने राजनाथ सिंह के ट्वीट को टैग करते हुए 5 सवाल पूछते हुए लिखा कि यह बहुत ही दर्द भरा है। उन्होंने पूछा, आपने अपने ट्वीट में चीन का नाम नहीं लिखकर आपने भारतीय सेना का अपमान क्यों किया? संवेदना जताने के लिए 2 दिन क्यों लगे? इसके अलावा राहुल ने आगे पूछा, जब जवान शहीद हो रहे थे तब आप रैलियों को संबोधित क्यों कर रहे थे? क्यों खुद छिप गए और क्रोनी मीडिया को सेना पर सवाल उठाने दिया? अपने आखिरी सवाल में उन्होंने पूछा, आखिर क्यों बिकाऊ मीडिया को भारतीय सरकार के बजाय सेना पर दोष मढ़ने नहीं दिया गया? उनसे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर कहा था, गलवान वैली में जवानों की शहादत बहुत ही परेशान और दर्द पहुंचाने वाली है। हमारे सैनिकों ने अद्भुत साहस का परिचय दिया और देश के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हमें भारतीय सेना पर पूरा भरोसा, चीन को उसी के भाषा में दिया जाएगा माकूल जवाब, तेजस्वी। जी हां दोस्तों, भारत चीन सीमा पर हुए विवाद और सैनिकों के वीर गति प्राप्त कर जाने पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस घटना को दुखद बताया है। उन्होंने कहा कि जो भी जवान वीर गति को प्राप्त हुए हैं वे उन्हें श्रद्धांजलि देते हैं। उन्होंने कहा कि हमें सेना पर गर्व है, भारतीय सेना जवाब देने में सक्षम है, जल्दी देगी भी। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भारतीय सेना ने पहले भी यह साबित करके दिखा दिया है वह किसी से कम नहीं है। भारतीय सेना दुश्मनों का मुंहतोड़ जवाब देगी। भारतीय सेना पर हम लोगों का पूरा भरोसा है। जो कदम भारतीय सेना उठाना चाहती है उस कदम पर हम लोगों का पूरा समर्थन रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत सरकार से चाहेंगे कि सीमा सुरक्षा को लेकर भारतीय सेना का मनोबल और बढ़ाएं ताकि भारतीय सेना मजबूती से चीन को जवाब दे पाए। सीमा का मामला है और पूरे देश को एकजुट होना पड़ेगा, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। इसमें कोई समझौता नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई राजनीति नहीं करना चाहिए। जो भी पड़ोसी राज्यों से हमारा संबंध है कहीं न कहीं से अभी अच्छे से नहीं चल रहा है। देश की अंदरूनी स्थिति भी कुछ खास अच्छी नहीं है। कोविड-19 के बाद आर्थिक स्थिति से लेकर बेरोजगारी से लेकर देश अलग लड़ाई लड़ रहा है। इस मौके पर यह घटना हुई है, उसको देखते हुए हम लोगों को गंभीर होना पड़ेगा। खास तौर पर भारत सरकार को सोचना पड़ेगा कि आखिर क्या कारण है कि हमारे पड़ोसी मुल्कों से हमारे संबंध अच्छे क्यों नहीं हो पा रहे हैं। तेजस्वी ने कहा कि इन सारी चीजों को भारत सरकार को देखना चाहिए। हम लोग नहीं चाहते हैं कि युद्ध की स्थिति आए, उनसे हर देश को नुकसान है। शांति से बैठकर समस्या का समाधान किया जाए, लेकिन बार बार चीन आंख दिखा रहा है। भारत को चाहे लेह लद्दाख का बॉर्डर हो या अरुणाचल प्रदेश का, सबका निपटारा करना होगा। नेपाल का भी जो बर्ताव है बिहार से, नेपाल का रिश्ता बेटी रोटी का है। हमारे नेपाल से हमेशा अच्छे संबंध रहे हैं, लेकिन फिलहाल के दिनों में इस संबंध में खटास आ गई है। आगे जो भविष्य है उसमें नहीं लग रहा है कि संबंध ठीक रहेंगे। इसके लिए भारत सरकार को निर्णय लेना पड़ेगा कि कहां कमी रह गई है, उसको दूर करना चाहिए। जाहिर है कि दर्द इस बात का है कि 30 जवान शहीद हो गए हैं, उसमें बिहार के भी हैं। बहुत ही दुखद समाचार है। देश बेरोजगारी, आर्थिक स्थिति और गरीबी से लड़ रहा है, कोविड-19 से लड़ रहा है। पहले से ही हालात ठीक नहीं हैं और सरकार को अब गंभीर होना पड़ेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। देश हित में केंद्र सरकार के साथ है समाजवादी पार्टी, चीन को दे सामरिक और आर्थिक जवाब, अखिलेश यादव। जी हां दोस्तों, लद्दाख सीमा पर लद्दाख में हुई हिंसक झड़प के बाद से भारत और चीन दोनों देशों के बीच हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। दोनों देशों के सैनिकों के बीच हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक शहीद हो गए, जबकि चीन के 45 सैनिक गंभीर रूप से हताहत बताए जा रहे हैं। उधर मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार को चीन की इस हिंसक कार्रवाई पर सामरिक के साथ आर्थिक जवाब देने की सलाह दी है। अखिलेश यादव ने साफ किया है कि मोदी सरकार के ऐसे किसी भी प्रयास में समाजवादी पार्टी देश हित में उसके साथ है। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है, चीन के हिंसक व्यवहार को देखते हुए भारत सरकार को सामरिक के साथ साथ आर्थिक जवाब भी देना चाहिए। चीनी कंपनियों को दिए गए ठेके तत्काल प्रभाव से निलंबित होने चाहिए और चीनी आयात पर अंकुश लगाना चाहिए। सरकार के ऐसे किसी भी प्रयास में समाजवादी पार्टी देश हित में सरकार के साथ है। चीन के हिंसक व्यवहार को देखते हुए भारत सरकार को सामरिक के साथ साथ आर्थिक जवाब भी देना चाहिए।
चाहिए, चीनी कंपनियों को दिए गए ठेके तत्काल प्रभाव से निलंबित होने चाहिए और चीनी आयात पर अंकुश लगाना चाहिए। सरकार के ऐसे किसी भी प्रयास में समाजवादी पार्टी देश हित में सरकार के साथ है। बता दें, एक दिन पहले ही अखिलेश यादव ने ट्वीट किया था, चीन के साथ झड़प में हमारे देश के अनेक जवानों के शहीद होने की खबर हर देशवासी को दहलाने वाली है। शहादत को सलाम, सरकार अब तो सच बोले। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। वरिष्ठ पत्रकार अर्नब के बाद अब अमीश देवगन पर मुंबई में एफआईआर, हजरत गरीब नवाज पर अपमानजनक टिप्पणी के आरोप। जी हां दोस्तों, वरिष्ठ पत्रकार अर्नब गोस्वामी के बाद अब न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन के मुंबई के निर्मल नगर पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई गई है। अमीश के खिलाफ कांग्रेस नेता जीशान सिद्दीकी ने एफआईआर कराई है। उन्होंने अमीश पर 16 जून को प्रसारित होने वाले उनके शो पर संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया है। जीशान ने अमीश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराते हुए कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, मैं व्यक्तिगत रूप से न्यूज 18 के एंकर अमीश देवगन के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के लिए पूर्व बांद्रा के निर्मल नगर पुलिस स्टेशन गया था। अमीश देवगन विश्व प्रसिद्ध संत हजरत गरीब नवाज के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी को कर आसानी से बचकर नहीं निकल सकते हैं। जीशान के इस ट्वीट पर काफी लोगों ने अपनी टिप्पणियां की हैं। एक यूजर ने लिखा, ग्रेट जॉब जीशान भाई, अल्लाह आपको लंबी उम्र दे। एक ने लिखा, जब तक मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलने वाले अमीश देवगन जैसे लोगों को जेल में नहीं डाला जाएगा, ये नहीं सुधरेंगे। एक ने लिखा, जीशान भाई बहुत खूब, लंबी उम्र दे अल्लाह आपको। एक अन्य यूजर ने लिखा, उसने इस बार गलती नहीं गुनाह किया है, अमीश देवगन पत्रकार को गिरफ्तार किया जाए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मुंबई बैंक फ्रॉड केस में बीजेपी नेता मोहित कंबोज के आवास पर सीबीआई का छापा। जी हां दोस्तों, 57 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी का मामला है। सीबीआई ने मुंबई में 5 ठिकानों पर छापेमारी की। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 57 करोड़ रुपए की बैंक धोखाधड़ी के मामले में मुंबई के 5 ठिकानों पर छापेमारी की है। सीबीआई ने जिन ठिकानों पर छापा मारा है उनमें से एक भारतीय जनता पार्टी के महासचिव मोहित कंबोज का आवास भी है। सीबीआई ने कहा, अभियुक्तों के आवासीय और आधिकारिक परिसरों में तलाशी ली गई है, जिसमें एक प्राइवेट कंपनी भी शामिल है। छापेमारी में संपत्ति, लोन, विभिन्न बैंक खाते और लॉकर की चाबियों समेत संदिग्ध दस्तावेजों की बरामदगी हुई है। सीबीआई ने बैंक ऑफ इंडिया की ओर से दी गई शिकायत के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। बैंक ने जिनके खिलाफ शिकायत की थी उनमें एवियन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, जिसे अब मेसर्स बागला ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। इस शिकायत में कंपनी के प्रबंध निदेशक भाजपा नेता मोहित कंबोज, केबीजे होटल्स गोवा प्राइवेट लिमिटेड, जितेंद्र गुलशन कपूर, सिद्धांत बागला, रितेश मिश्रा और अज्ञात अधिकारियों के नाम हैं। इन सभी पर बैंक ऑफ इंडिया को 57.26 करोड़ रुपए का चूना लगाने का आरोप है। जांच एजेंसी के अनुसार वर्ष 2013 से 2018 के दौरान एवियन ओवरसीज प्राइवेट लिमिटेड, इसके संबंध निदेशक मोहित कंबोज और अन्य अज्ञात अधिकारियों के साथ मिलकर कथित रूप से साजिश रची और बैंक ऑफ इंडिया को चूना लगाया। कंपनी को विदेशी बिल बातचीत की सीमा और निर्यात पैकेजिंग क्रेडिट सीमा को मंजूरी दी गई थी। सीबीआई ने कहा, इस साजिश के तहत इस निजी कंपनी को बैंक से 60 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली। आरोप है कि मंजूरी का लाभ उठाते हुए कंपनी ने मंजूर धनराशि निकाल ली और दावे के समर्थन में जाली और मनगढ़ंत दस्तावेज पेश किए। इस साजिश की वजह से बैंक ऑफ इंडिया को 57.26 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। मोहित कंबोज भाजपा की मुंबई इकाई के महासचिव हैं, जिनके खिलाफ सीबीआई की आर्थिक अपराध शाखा जांच कर रही है। कंबोज 2016 से 19 के बीच भारतीय जनता पार्टी की मुंबई युवा शाखा के अध्यक्ष भी थे। अगस्त 2019 में उन्हें मुंबई भाजपा का महासचिव नियुक्त किया गया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। हरियाणा बीजेपी नेता सोनाली फोगाट गिरफ्तार, अफसर की थी चप्पल से पिटाई। जी हां दोस्तों, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की बड़ी नेता सोनाली फोगाट को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया गया। सोनाली फोगाट पर एक सरकारी अफसर को चप्पल से पीटने का आरोप है। कुछ दिन पहले सोनाली फोगाट का एक वीडियो वायरल हुआ था। इस वीडियो में वो कथित तौर से हिसार के जिला कृषि कमेटी के अधिकारी सुल्तान सिंह को चप्पल से पीटती नजर आई थी। यह वीडियो बालसमंद इलाके का बताया गया था। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी नेता के खिलाफ हिसार में एग्रीकल्चरल मार्केट कमेटी ने केस दर्ज कराया था। इन पर मारपीट करने और सरकारी कर्मचारी को ड्यूटी में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया था। 40 साल के सोनाली फोगाट एक टिकटॉक स्टार भी मानी जाती हैं। सार्वजनिक जगह पर एक अफसर की चप्पल से पिटाई करने का उनका जब वीडियो वायरल हुआ था, तब इस पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी थी और बीजेपी नेता पर कार्रवाई करने की मांग की थी। सोनाली फोगाट हिसार के आदमपुर क्षेत्र से पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार तेज प्रताप यादव हो सकते हैं राजद से एमएलसी के उम्मीदवार।
जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद के बड़े पुत्र पूर्व मंत्री व महुआ के विधायक तेज प्रताप यादव राजद की ओर से विधान परिषद चुनाव में उम्मीदवार हो सकते हैं। दूसरे और तीसरे उम्मीदवार के लिए अति पिछड़ा और अल्पसंख्यक कोटे से भी किसी नेता पर पार्टी की मुहर लग सकती है। ऐसे अगर कोई सीट स्वर्ण हो गया तो राजपूत वर्ग की भी दावेदारी मजबूत है, क्योंकि एडी सिंह को राज्यसभा में भेजकर पार्टी ने भूमिहार जाति को प्रतिनिधित्व दे दिया है। विधान परिषद के 9 सीटों के लिए हो रहे चुनाव में विपक्ष को काफी लाभ होगा। जिन 9 सीटों पर चुनाव होना है वह सभी जेडीयू और भाजपा कोटे की हैं, लेकिन विधानमंडल में सदस्यों की संख्या के हिसाब से इस बार 3 सीट राजद को मिलना तय है। इसी के साथ कांग्रेस के खाते में भी 1 सीट जाएगी। शेष 5 में 3 जेडीयू और 2 भाजपा के खाते में जाएंगी। राजद को जो भी 3 सीटें मिलनी हैं उसके लिए उम्मीदवारों की चर्चा तेज हो गई है। अंतिम रूप देने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन चर्चाओं पर भरोसा करें तो 1 सीट तेज प्रताप यादव के लिए तय है। वह इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे। दूसरी सीट अति पिछड़ा वर्ग के कोटे में जा सकती है। इस वर्ग से अति पिछड़ा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रामबली सिंह चंद्रवंशी का नाम सबसे आगे है। तीसरी सीट अगर अल्पसंख्यक समाज के खाते में जाती है तो शिवहर से लोकसभा चुनाव लड़ने वाले फैसल अली की दावेदारी मजबूत होगी। तीसरी सीट के लिए राजपूत उम्मीदवार बनाने की चर्चा भी तेज हो गई है। अगर इस समाज से किसी को उम्मीदवार बनाया जाता है तो प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और बिस्कोमान के अध्यक्ष सुनील सिंह उम्मीदवार हो सकते हैं। हालांकि सुनील सिंह ने कभी संसदीय राजनीति में अपनी रुचि नहीं दिखाई है, लेकिन पार्टी के साथ वह मजबूती से लंबे समय से जुड़े हैं। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।